नमस्कार। वक़्त आग लगी हुई है और बहुचर्चित है और तरह-तरह के समाचार जो है वो आप सुनने को मिल रहा है। आप प्रेस में, मीडिया में लोग तरह-तरह की दलीलें दे रहे हैं। इसकी जो कानूनी दाँव-पेच है, उस पे बहस चल रहा है और बहुत कुछ है। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस, ये पॉडकास्ट का पर्पस ये था कि मैं सरल भाषा में कुछ वक़्त के बारे में समझूं, खुद भी समझूं और आपको भी समझाने की कोशिश करूं कि वक्फ है क्या चीज और क्यों है और कैसे है। तो संक्षेप में हम लोग वक्फ के बारे में जानते हैं। कहने को तो कहा जाता है कि वक्फ जो है एक चैरिटी के पर्पस से कोई भी आदमी वक्फ क्रिएट करता है और ताकि गरीब लोगों की मदद की जा सके और बड़ा ही जो है नेक वो इसका जो है वो ये लगता है कि बहुत ही इसके पीछे बहुत नेक विचार हैं। लेकिन अगर ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए तो वक्त का इस्तेमाल 3 वजह से हुआ है इस्लाम में। पहला इसका इस्तेमाल हुआ है, वो है अपनी जो ज़मीन है, अपना जो टेरिटरी है, उसको फैलाने के लिए। दूसरा, नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम बनाने के लिए। और तीसरा इसका इस्तेमाल हुआ है दूसरों की संपत्ति हड़पने के लिए। हिस्टोरिकली वक्फ का इस्तेमाल इसी 3 पर्पस के लिए ही किया गया है। और चैरिटी वगैरह जो कुछ भी है, हो सकता है शुरू-शुरू में चैरिटेबल रहा हो, जैसे भी रहा हो, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि शुरू से ही जो है वो इस्लाम जब भी कैलिफेट बनता है, तो इनका जो है एक एक्सपेंशनिस्ट जो है वो आइडिया रहता है और ये मिलिट्री कैंपेन्स करते हैं। मिलिट्री कैंपेन्स अपने अगल-बगल के जितने भी सिविलाइज्ड नेशंस थे, जो सिविलाइज्ड सोसाइटी थी, वहाँ पे जा कर के ये मिलिट्री कैंपेन करते हैं और उन मिलिट्री कैंपेन में वहाँ के लोगों को लूटते हैं, खसोटते हैं, वहाँ की ज़मीनें हड़पते हैं, वहाँ की सभ्यताओं को बर्बाद करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, अपना परचम वहाँ लहराते हैं। और फिर उसके बाद जब वो जाने एक साथ बैठे तो नहीं रह सकते हैं किसी जगह पे, तो जाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ एक वक्फ क्रिएट करके चले जाते हैं। तो वक्फ क्रिएट किया ताकि ये ज़मीन जो है परमानेंटली जो है ये इस्लामियों की हो गई। तो जैसे अब बाबर हमारे कुछ जो इस्लामिक आक्रमणकारी जो हमारे यहाँ आते थे, तो आया, उन्होंने लूट-पाट मचाया, निश्चित तौर पे जो है वो ज़मीनों पे भी कब्ज़ा किया और उसके बाद फिर वक्फ बना करके और उन इस्लामियों को जो इस्लामिस्ट जो आए थे उनके साथ में, या फिर जो यहाँ पे लोकली जो कन्वर्ट हुए थे, जैसे भी हुए हों, उनको जो है वो प्रॉपर्टी सौंप करके ये इसकी सुरक्षा करो और उसके बाद वो चले गए दूसरी जगह अपना दूसरा मिलिट्री कैंपेन करने के लिए। तो ये सिलसिला इनका चलता रहा और इसी तरीके से इन लोगों ने अपना टेरिटरी को एक्सपैंड किया। बाद में अब देखेंगे, लेकिन जब आप इतिहास में जाएँगे, हिंदुस्तान के बारे में हम लोग स्पेसिफिकली बात करें, बाकी देशों के बारे में तो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में अब ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे नहीं है, तो मैं हिंदुस्तान के बारे पे ही फोकस रहूँगा। तो आप देखें कि वक़्फ जो है वो ब्रिटिशर्स के आने के पहले वक़्फ एग्ज़िस्ट करता था और पहली बार जो है वो वक़्फ यहाँ पे अ, दिल्ली सल्तनत में बना, करीब 13th सेंचुरी में। और इसमें जो है वो लोग अपना बहुत ज़्यादा महत्व जो है ब्रिटिश एरा के पहले इसके बारे में बहुत महत्व नहीं दिया जा रहा था, इसको बहुत इसके ऊपर तूल नहीं दिया जा रहा था। उसका कारण ये था कि उस समय तो मुसलमानों का ही राज्य था भारत के ऊपर और सारा का पूरा देश ही जो है वो उनकी संपत्ति थी। तो वक़्फ की सम का जो है बहुत ज़्यादा महत्व उस समय नहीं दिया जा रहा था। और तो ये जो है वो एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लगता है कि क्यों उस समय महत्व नहीं दिखता था।
ये प्री जो ब्रिटिश एरा है हमारे यहाँ पे, उसके में वक्फ की स्थिति यही थी। ब्रिटिशर्स के आने के बाद भी जो है काफी दिनों तक जो रिलीजियस प्लेसेस का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो उसके लिए वो ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे इंडोमेंट्स जो है वो एक्ट्स बनाए। जैसे कि 1810 में बंगाल कोड बना, 1817 में मद्रास कोड बना, फिर 1863 में रिलीजियस इंडोमेंट एक्ट बना, फिर 1890 में चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट बना, तो फिर चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट 1920 में बना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटिश में भी शुरू शुरू में पहले जो है वो एक रिलीजियस जो प्लेसेस थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका मैनेजमेंट जो है वो इंडोमेंट एक्ट्स के थ्रू ब्रिटिश सरकार ने उसको जो है वो सिस्टमेटाइज करने की कोशिश की। और लगभग ये जो जो मैनेजमेंट था, ये जो रिस्पेक्टिव जो रिलीजन के लोग थे वो अपने अपने तरीके से अपना अपना जो रिलीजियस जो प्लेसेस था उसका वो मैनेजमेंट करते आ रहे थे, और इसको उन्होंने बहुत ज्यादा छेड़छाड़ शुरुआत में नहीं की। तो क्या हुआ कि ये स्थिति बदल गई। ये स्थिति बदलती है, एक घटना होती है। एक तो 1857 का जो विद्रोह था वो तो आपको पता ही है। 1857 का की जो पहली हमारी स्वतंत्रता क्रांति हुई, उसमें उसने ब्रिटिश सरकार की जड़ों को हिला दिया। उस क्रांति के बाद ब्रिटिश जो है वो अच्छी तरह समझ गए कि इस समाज में जब तक हम फूट नहीं डालेंगे तब तक यहाँ राज करना असंभव है। ऐसी स्थिति में जो है वो उन लोगों ने फूट डालने का वो एक एक ये शुरू किया। तो उसका उसकी शुरुआत होती है मुस्लिम पैटर्नाइजेशन से। मुस्लिम पैटर्नाइजेशन में सर सैयद अहमद खान, ये लोग जो है इनको जो है पैटर्नाइज किया जाता है। और सैयद अहमद खान जो है वो मुख्य रूप से इनको न्यू एज मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, जो कि एक मुस्लिम नेशनलिज्म को बढ़ावा दे रहे थे, और इनका जो है वो प्रो ब्रिटिश सेंटिमेंट्स को ग्रो करा रहे थे। तो ये एक तरीके से ब्रिटिश और मुसलमानों के बीच में सैयद अहमद खान जैसे लोगों को प्रमोट करके और एक समझौता जैसा हो रहा था, जिसमें कि मुसलमानों को जो है वो कहा जा रहा था कि आपकी जो राष्ट्रीयता है, आपका जो आप जो है वो अलग है। आज भी कहा जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान से स्टेटमेंट आया। तो भाई हम आप मुसलमान और हिंदू एक नहीं है, आपकी राष्ट्रीयता अलग है, आप अलग नेशन है, और आप जो है ब्रिटिशर्स के साथ अपनी वफादारी बनाए रखिए, और आप अपनी अपनी जो है वो देश के अपने देश के बारे में बात कीजिए। तो इस तरीके से जो है सर सैयद अहमद खान ने एक वेस्टर्न एजुकेटेड मुस्लिम इंटेलिजेंसिया का निर्माण किया, जो कि स्ट्रांगली प्रो ब्रिटिश था और क्रिटिकल था हिंदू डोमिनेंस एंड हेगेमनी का। तो ये जो है फर्स्ट पहले जो है वो शुरू होता है ब्रिटिशों के द्वारा। ये डिवाइड एंड रूल पहले शुरू होता है, ये 1857-58 के समय में की जो क्रांति जो हुई थी उसके बाद। ये उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1905 में एक और घटना होती है। उस समय जो है वो एक बंगाल में विशेष करके क्रांतिकारी गतिविधि काफी तेज हो जाती है। तो एक तरफ जो है आप देखेंगे दो, उसके बाद से लगातार दो आप जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको दो भाग में बांटा जा सकता है। एक तरफ तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, और दूसरी तरफ जो है एक कुछ जो है वो कुछ पॉलिटिकल और रिलीजियस डेवलपमेंट्स भी हो रहा है। तो एक तरफ बंगाल में जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियां जो है वो तेज हो जाती हैं। उसी समय सर आगा खान जो है लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं शिमला में 1906 में, और उनका डेलीगेशन जो है वो लॉर्ड मिंटो को ये कन्विंस करता है, या यूं कहें कि ब्रिटिशर्स और ये सर आगा खान ये दोनों मिलजुल करके ये एक एक षड्यंत्र रचते हैं कि भाई मुसलमानों का जो
रिप्रेजेंटेशन है वो लेजिस्लेचर में बहुत कम है, उनके जो पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन में कम है, और सबसे बड़ी बात कि उनकी जो भक्ति है ब्रिटिश प्रशासन के प्रति उसके प्रोपोर्शन में कम। तो ये जो भक्ति है उसके लिए हमको कुछ आप रिपे कीजिए। और इस तरीके से शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुआ, जो आगा खान और लॉर्ड मिंटो के बीच में, तो उसके बाद मुस्लिम लीग का निर्माण होता है। मुस्लिम लीग का निर्माण होता है जो आगे चल करके यही मुस्लिम लीग भारत के बंटवारे का कारण बनता है। और इस लीग का जो है एकमात्र जो पर्पस था वो यही था कि मुसलमानों के अंदर में एक प्रो ब्रिटिश फीलिंग को कल्टिवेट किया जाए, और जो एंटी ब्रिटिश एक नेशनलिस्ट वेव जो चल रहा था कांग्रेस के द्वारा उस समय, उससे उनको जहां तक हो सके दूर रखा जाए। और उसके बाद लागू होता है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स लागू होता है, जिसमें कि एक सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट की घोषणा होती है 1909 में। और ये जो है ये भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट होता है। तो उसके बाद आता है 1930-32 में, जबकि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो होता है ऑफ माइनॉरिटीज, इसको और एक्सपैंड करती है ब्रिटिश। ये जो इनिशियल एक्सपेरिमेंट उनका जब सफल होता है, तो ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो कंसेप्ट था इसको और एक्सपैंड किया जाता है। तो इसको एक्सपैंड करके ये दूसरे धर्मों को, जिसको कि उन्होंने माइनॉरिटी में इंक्लूड कर दिया, जैसे सिख धर्म थे उनको माइनॉरिटी में इंक्लूड कर दिया, और कुछ जो हिंदुओं में भी जो सो कॉल्ड जो नीची जाति के जो लोग थे उनको इंक्लूड करके, और एक जो है एक वाइडर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश की, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए एक अलग रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था की गई, मुस्लिमों के लिए की गई, सिखों के लिए भी होने वाली थी लेकिन हो नहीं पाई। तो इसे कम्युनल अवार्ड बोलते हैं। कम्युनल अवार्ड 1934 में था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक मास्टर स्ट्रोक था। और इस कम्युनल अवार्ड की वजह से जो है एक जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चल रहा था वो कई भागों में बट गया। तो इस तरह की घटना, ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जब हो रहा था, उसी समय एक और घटना होती है, एक मुकदमा दायर होता है। 1894 में एक लैंडमार्क जजमेंट होता है बाई प्रीवी काउंसिल, जो अबुल फता मोहम्मद इशक वर्सेस रोजो में धूल चौधरी, ये दोनों के बीच में था। इस जजमेंट में वक्फ जो था उस समय जिस भी फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, जिसमें जो है ये जजमेंट दिया गया कि वक्फ में अगर का जो फाउंडर होता है वो अगर उसके फैमिली को बेनिफिट देना चाहता है, जो बेनिफिशियरी अगर फाउंडर के फैमिली होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वक्फ जो है वो इनवैलिड हो जाता है। तो देखिए, एक तरफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे थे ब्रिटिश सरकार में, जहाँ की मुस्लिमों को अपीज करना, मुस्लिमों को अपने साथ मिलाना, ये जो है वो ब्रिटिश सरकार की समय की जरूरत हो गई थी, ताकि वो अपनी सत्ता को कायम रख सके हिंदुस्तान के ऊपर। और दूसरी तरफ जो है ये इस तरह के इश्यूज उठ रहे थे जिसमें कि वक्त पे इनकी जो है होल्ड कम हो रही थी। प्लस ये समझ, तो ये जो वक्त जो मुस्लिम कंट्रोल जो था, वो मुगल शासन के दौरान निश्चित तौर पे बहुत सारा जमीन, बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो मुस्लिम कंट्रोल में आ गई थी। और ये जजमेंट जो है वो थ्रेटन कर रहा था कि ये जो मुस्लिम कंट्रोल है इन जमीनों के ऊपर, ये जो है धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। तो ये जो जजमेंट जो हुआ 1894 से, जिसमें ये पूरा का पूरा जो मुगल एरा के समय से जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी थी उसको ये थ्रेटन कर रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में, और इधर जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही थी, तो
ऐसी स्थिति में जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर अपना चाल चलती है और वो रिकॉग्नाइज, देखिए अब इसके पहले जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे, जो टेम्पल्स थे या मस्जिद थे या जो भी था, वो जो रेस्पेक्टिव रिलीजन के लोग थे वही लोग मैनेज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश सरकार फिर एक खेल खेलती है, और खेल खेलती है क्या, वो वक्फ प्रॉपर्टी के रिलीजियस और चैरिटेबल इन्वॉल्वमेंट को रिकॉग्नाइज करते हुए और एक एक्ट बनाती है जिसे 1913 में, जिसको मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट बोलते हैं। और इस एक्ट के तहत जो है वो फैमिली को जो है, कोई भी फैमिली अपने वक्फ को डिक्लेयर, अपनी प्रॉपर्टी को आप वक्फ डिक्लेयर कर सकते हैं और उसके फैमिली जो है उसके बेनिफिशियरी हो सकती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके जो है इससे संतुष्ट नहीं हुए जो मुसलमान, क्योंकि इसमें तो मुख्य उनका उद्देश्य ये था, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो मुगलों की संपत्ति थी उसको प्रिजर्व किया जाए, किसी तरीके से प्रिजर्व किया जाए। तो 1923 में जो है फिर उसके बाद इसका प्रोविजंस को जो है एक्सपैंड किया जाता है, और 1923 में फिर जो है इसके ऊपर एक ये बनती है जिसमें कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाया जाता है, और उसके बाद फिर जो है स्टेट्स के बोर्ड्स बनते हैं, और एक इसका स्कोप को और जो है वो एक्सपैंड किया जाता है। जैसे कि बंगाल वक्फ एक्ट 19, अलग अलग स्टेट अपना अलग अलग वक्फ एक्ट बनाते हैं, और ये वक्फ एक्ट जो है वो ब्रिटिश सरकार के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 100 के अनुसार ये सारे स्टेट्स को ये परमिशन दिया जाता है या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप अपने अपने स्टेट्स में वक्फ एक्ट बनाएं। और उसमें बंगाल वक्फ एक्ट 1934 बनता है, हैदराबाद इंडोमेंट रेगुलेशन 1939 बनता है, दरगाह ख्वाजा साहिब एक्ट 1936 बनता है। तो इस तरह के जो है वो एक्ट्स बनाए जाते हैं वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। तो ये तो बात हुई भाई ब्रिटिश जमाने की, ठीक है। ब्रिटिश लोगों का अपना, ब्रिटिशों का अपना इंटरेस्ट था, उनको अपनी सत्ता यहाँ कायम रखनी थी, और ये सत्ता कायम रखने के लिए उनको जो है इस सोसाइटी को डिवाइड करना था, हिंदू मुसलमान में डिवाइड करना था, बाकी जितने रिलीजियस डिविजन्स थे उसका फायदा उठाना था, जितनी जाति डिविजन्स थे उसका फायदा उठाना था, तो उन लोगों ने ये सब कुछ किया। बहरहाल देश आजाद हो गया 1947 में। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो सबसे पहले ये करना था, एक आजाद सेकुलर डेमोक्रेटिक इंडिया को क्या जरूरत थी कि आप मुगल संपत्ति की सुरक्षा करें, मुगल संपत्ति को मुगलों और इस्लामिस्ट लोगों के संरक्षण में रहने दें, इसकी क्या आवश्यकता थी। लेकिन फिर भी 1954 में जो तात्कालिक सरकार थी उसने वक्फ एक्ट इनैक्ट किया, जिसमें कि वक्फ का मैनेजमेंट के लिए, अब देखिए क्या हो रहा है, वक्फ की प्रॉपर्टी जो है वो इतनी बढ़ गई थी, जाहिर सी बात है पूरा का पूरा हिंदुस्तानी वक्फ अदबी पूरा, तो औरंगजेब के जमाने में तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान लगभग दक्षिण के कुछ हिस्सों को छोड़ करके पूरा का पूरा वो मुगल शासन में था। एक थोड़े से समय के लिए ही था, लेकिन था तो उस हिसाब से तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान ही जो है वो मुगल वो वक्फ प्रॉपर्टी थी। तो जाहिर सी बात है वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी थी कि उसके मैनेजमेंट के लिए एक इलाबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाने लग गया। तो वक्फ बोर्ड्स बने, और इसमें जो है वो हमारी जो इंडिपेंडेंट इंडिया की जो सरकार है वो तरह तरह के एक्ट्स बनाती गई, इलाबोरेट उनका जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बना, स्टेट वक्फ बोर्ड बना, सेंट्रल वक्फ बोर्ड बना, उसमें के और मजेदार बात क्या देखने को आती है कि 1913 में फिर वक्फ एक्ट के स्कोप को एक्सपैंड किया, वक्फ के स्कोप को एक्सपैंड किया गया, जिसमें कि ट्रिब्यूनल बनता है, वक्फ का ट्रिब्यूनल बनता है। तो 1913 भी जो है
का जो कानून है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली दफे जो है वो वक्फ ट्रिब्यूनल बनता है, सॉरी, नॉट इन 1913, ये बनता है आपको 1995 में, 1995 में ट्रिब्यूनल बनता है, जिसमें कि जो है आप वक्त के से संबंधित कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो आपको उसी ट्रिब्यूनल में जाना है, और इस ट्रिब्यूनल के डिसीजन को जो है आप कोर्ट्स में चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। इस तरह का प्रावधान किया गया, और फिर इसको जो है वक्त के स्कोप को एक्सपैंड किया गया 2013 में, जिसमें कि वक्त जो है वो किसी की प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है कि ये वक्त की प्रॉपर्टी है, और अगर आपको आपत्ति है तो आप जाएं और जा करके उसी वक्त के ट्रिब्यूनल में आप उसको आप अपनी आपत्ति को ये जाहिर करें। उस वक्त के ट्रिब्यूनल में मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं वही लोग एडमिनिस्ट्रेट रहेंगे, और वही निर्णय लेंगे कि आपकी अपील सही है कि गलत है। उन्हीं लोगों ने आपकी जब संपत्ति भी छीन ली, आप उन्हीं के पास अपना अपील लेकर के जाएं, निर्णय भी वही लेगी, और ये सारा कुछ जो है आप किसी भी कोर्ट पे जाकर के चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन देखिए किस तरीके से इवॉल्व करता है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुगलों की संपत्ति को इस्लामिस्ट के हाथों में सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी, ये एक आजाद, एक सेकुलर, एक प्रजातांत्रिक भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? होना तो यही चाहिए था कि मुगलों के जितने भी अवशेष थे उनको मिटा दिया जाता, मुगलों की जितनी भी संपत्तियां थी उनको एनिमी प्रॉपर्टी, एक एनिमी प्रॉपर्टी भी होगा जो शायद आप लोगों को पता होगा, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में उनको डाल दिया जाता, और वो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में मुगलों की जो संपत्ति है उसको भारत सरकार सीज कर लेती, और सीज करके उसमें सोशल वेलफेयर के लिए आप कुछ भी कर सकते थे, जैसे भी आपको इस्तेमाल करना हो, सोसाइटी के ओवरऑल वेलफेयर के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते थे। उसको तो एनिमी प्रॉपर्टी घोषित करना चाहिए था मुगलों की संपत्ति को। आप कर क्या रहे हैं? आप उसको एनिमी प्रॉपर्टी नहीं घोषित करके आप उसको सुरक्षित कर रहे हैं, आप उसको संरक्षित कर रहे हैं, और आप जो है उसको सुरक्षित और उन प्रॉपर्टीज को ही सुरक्षित और संरक्षित नहीं कर रहे हैं, आप उसको जो है वो ये भी उसको अधिकार दे रहे हैं कि वो नए प्रॉपर्टीज पे जो है वो अपना दावा ठोक सकें। तो नए प्रॉपर्टी पे दावा ठोकने का तरीका जो है वो बड़ा सिंपल है भाई। आप देखे होंगे, आप अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं तो आपको अक्सर दिखाई पड़ जाता हो कि अचानक जो है आउट ऑफ द ब्लू ऐसा कहीं न भी जो है वो एक दरगाह, वो एक निकल आता है। तो एक देखिए कि एक ऐसा मजार जैसा बना हुआ है, उसके ऊपर हरा हरा चादर जो है बढ़ाया गया है। ये क्या है भाई? दरगाह बना करके चला गया तुम जो है। अब ये दरगाह बनाने से आप उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये क्या, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसको आपको नहीं पता है, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन बड़ा गंभीर है। वो दरगाह जो बन गया जिस जमीन के ऊपर, अब वो कुछ साल के बाद, 2 4 5 साल के बाद जो है वो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी, और इसको कहते हैं वक्फ बाई यूजर। क्योंकि 5 साल से वो दरगाह उस जमीन पे है, इसलिए ये वक्फ बाई यूजर कैटेगरी से जो है वो वक्फ की संपत्ति हो जाती है। तो इस तरीके से वक्फ की संपत्ति जो है वो एक्सपैंड करने लगती है, और आज स्थिति ये हो गई है बढ़ते बढ़ते कि आज वक्फ के पास जो है रेलवे और आर्मी के बाद जो है तीसरे नंबर का वो लैंडलॉर्ड है। वक्फ जो है सबसे बड़ा हिंदुस्तान का लैंडलॉर्ड बना हुआ है। तो ये स्थिति जो है हमारे यहाँ जो है चली आ रही है। कोई नहीं पूछता है कि वक्फ क्यों, क्यों वक्फ, क्यों हम मुगलों की संपत्ति की सुरक्षा करें, उनका संरक्षण करें, उनका विस्तार करें? क्यों? वक्फ जो कि इसी पर्पस के लिए बना हुआ है, मुगलों की संपत्ति, जो इस्लामिक इन्वेडर्स जो हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने जो संपत्ति यहाँ से लूटा, छीना, हड़पा, जिस पर अपना कब्जा किया, उस कब्जे को जो है कायम रखने के लिए आप कानूनी प्रावधान करते हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्या जरूरत पड़ रही है आपको ऐसा करने की? जो नेहरू की सरकार थी या कांग्रेसियों की बाकी जो सरकारों ने 1954 में और फिर
1995 में और फिर 2013 में जो इन लोगों ने वक्फ को के प्रावधान को एक्सपैंड ये करते चले गए ये लोग, इन्होंने ऐसा, इनकी क्या रिक्वायरमेंट थी कि आप इस जो है उन प्रॉपर्टी को, वो इस्लामिक प्रॉपर्टीज को जो है वो संरक्षण करने की आवश्यकता पड़ी आपको? कोई नहीं पूछता है इस बात को, ये सवाल कोई नहीं पूछता है। लोग कानूनी दांव पेंच में उलझे हुए हैं, ये सेक्शन वो सेक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। अरे फंडामेंटल सवाल पूछो भाई, वाई वक्फ? वक्फ की क्या आवश्यकता है इस देश को? अगर आपको चैरिटी करना है तो चैरिटी करने के लिए हमारे यहाँ ट्रस्ट आप बना सकते हैं। हमारे यहाँ ट्रस्ट बनाने के लिए और ट्रस्ट चलाने के लिए हमारे संविधान में प्रावधान है। आप उन प्रावधानों का इस्तेमाल कीजिए, चाहे ट्रस्ट बनाइए, चाहे और कोई भी चैरिटेबल काम करना है आप कीजिए, यू आर मोस्ट वेलकम। दूसरी बात है कि आप ऐसा कोई ट्रस्ट या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते हैं जो कि धर्म विशेष हो। आप एक पानी, आप प्याऊ खोलते हैं, लोगों को भी गर्मी में पानी पिलाएंगे, क्या आप उस पर लिख सकते हैं यहाँ पे केवल हम मुसलमानों को पानी पिलाएंगे, किसी और को पानी नहीं पिलाएंगे? ये कंसेप्ट जो है, ये एक सेकुलर हिंदुस्तान में कैसे चल सकता है? वक्त का चैरिटी जो है वो केवल मुसलमानों के लिए ही हो सकता है। आप एक ऐसा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना सकते हैं जो कि धर्म, जाति, तरह तरह के और भाषा, क्षेत्र, रंग देख करके आप जो है वो चैरिटी करें? ये कौन सी चैरिटी है भाई? कैसी चैरिटी है ये? और इसको कैसे अलाउ किया जा सकता है? तो ये जो मूलभूत जो सवाल हैं, इसे कोई नहीं उठा रहा है। लोग सेक्शंस में उलझे हुए हैं। वक्त, फाइनेंस किसको कर, अच्छा, लोग जो जानकार लोग हैं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि इतने दिनों में वक्त ने कोई भी चैरिटेबल काम नहीं किया, मुसलमानों के लिए भी नहीं किया। कहीं वक्त ने ना कोई अस्पताल खोला, ना हॉस्पिटल खोला, ना कोई मदरसा ये खोला, कोई अच्छा मॉडर्न स्कूल खोला, या कोई जो है वो शेल्टर होम खोला हो, ऐसा कोई भी चैरिटेबल काम मुसलमानों के लिए भी नहीं किया। तो जो कह रहे हैं लोग तो सच ही कह रहे होंगे, मुझे नहीं पता तो इस बात में कितनी सच्चाई है। तो आप कर क्या रहे हैं उससे? उससे जो है आप अपनी जेबें भर रहे हैं। वो एक करप्शन का अड्डा बना हुआ है जिसमें कि कुछ चंद मुसलमान माला माल हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो जिसका मूल में जिसका जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन ही की बुनियादी जो गलत है, तो इसका आउटकम तो गलत ही होगा, इसमें तो कोई दो मत नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आज ये जरूरी हो गया, मैं ये आपके सामने जब आया हूँ इस बात को लेकर के, मैं वक्फ के कानूनी दांव पेंच और उन चीजों पे बहस नहीं करना चाहता। मैं बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, एक आजाद, एक सेकुलर, एक प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री में वक्फ जैसा चीज क्यों एग्जिस्ट कर, क्यों भारत की प्रजातांत्रिक सेकुलर सरकार की ये ड्यूटी बनती है कि वो इस्लामिक प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करे, उसको सुरक्षित करे, बल्कि उसको एक्सपैंड करने के लिए भी उसके लिए स्कोप तैयार करे। ये एक प्रजातांत्रिक और सेकुलर सरकार की ड्यूटी किस तरह से बनती? तो मेरा जो है जनता से एक ही सवाल है, व्हाई वक्फ? दोस्तों, समय ये है, समय आ गया है कि आप इस मूल सवाल को, फंडामेंटल क्वेश्चन को उठाएं और पूरे हिंदुस्तान में जोर से आवाज उठनी चाहिए। वक्फ क्यों? व्हाई वक्फ? व्हाई नॉट अबॉलिश इट कंप्लीटली? ये एक ऐसा कॉलोनियल, इस्लामिक इंपीरियलिस्टिक कॉलोनियल लिगेसी है जिसको हम क्यों ढो रहे हैं? इसका खात्मा होना चाहिए। धन्यवाद। सोचिएगा इसके बारे में।